10वां देखो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, देखो इधर लिखते हैं सवाल, पहले समझ लो क्रमागत क्या होता है। ठीक, देखो क्रमागत वो होता है जैसे पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, जैसे तीसरी संख्या 3 है तो चौथी संख्या उसकी क्रमागत 4 हो जाएगी। मतलब ये क्रमागत संख्या होती है। ठीक भैया, ठीक, ये क्रमागत मतलब एक के बाद जो आगे आए संख्या उसे क्रमागत बोलते हैं। ठीक, ध्यान से देखो अभी क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक, तो हमें तो कहने का मतलब कोई संख्या मान लीजिए, आपने से मान लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या इसकी क्रमागत 2 है। ठीक, इसका गुणनफल क्या है 306 है। ठीक, लेकिन ये संख्या नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, मुझे मतलब बता रहा हूँ कि ऐसी कोई संख्या जो एक के बाद उसके आगे वाली संख्या उन दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक, तो हमें मालूम नहीं, हमें ये संख्या ज्ञात करना। ठीक, गुणनफल दिया है, हमें संख्याएं ज्ञात करना। ठीक, देखो अभी तो हम अपने से मान लेते हैं। ठीक, गणित में मानते हैं। देखो सवाल में यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या दिया है, माना माना दो क्रमागत माना दो क्रमागत पूर्णांकों माना दो क्रमागत पूर्णांकों x, पहले x मान लिया, अगर x में हम एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, इसका आगे चला जाएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा तो उसका मतलब अगला हो जाएगा। तो x में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दूसरा x+1। ठीक, ये हो गया। हमको संख्या तो पता नहीं तो इसलिए हमने x माना, x में एक जोड़ दिया तो वो अगला हो गया। ठीक, क्रमागत हो गया। अभी देखो दोनों का गुणनफल क्या दिया, दोनों का गुणनफल 306 दिया। दोनों का गुणनफल कितना दिया, देखो दोनों का गुणनफल क्या दिया है, x इंटू x+1 का गुणनफल क्या दिया है 306 दिया है। ठीक, समझ में आया भैया। अभी देखो, अभी ये समीकरण बन गया, अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, तो हमें वो संख्या x बराबर पता चल जाएगी, तो मालूम चल जाएगी। देखो अब इसको हल करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को x में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा x² हो जाएगा, x को 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, ये बराबर 306 दिया। ठीक, अभी देखो x² प्लस x, इधर जब बराबर किधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 306 बराबर 0। ठीक, अब ये गुणनखंड बन गया। ठीक, अगर हम गुणनखंड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं भैया, देखो 306 है, हमें ऐसी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है कि जिसको गुणा करने में 306 आ जाए और उनको जोड़ दें या घटा दें तो ये x जो दिया है यहाँ पे आ जाए 1 आ जाए। ठीक, तो 18 और 17 है दोनों संख्या है। देखो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। देखो 18 17 को अगर हम गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा और 18 में से 17 घटा देंगे तो x आ जाएगा, मतलब ये गुणनखंड बन गया। ठीक, बराबर 0। ठीक, समझ में आया भैया। देखो अभी क्या करना है, अभी देखो इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इसमें x कॉमन, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसमें 2x है ना, x की पावर 2, यहाँ एक x बच जाएगा प्लस 18। ठीक, इसमें देखो माइनस 17 कॉमन है, देखो इसमें भी 17 है ना, 17 गुणे 18 के रूप में ये लिखा है, तो इसमें हम 17 कॉमन लिया तो ये बचा क्या x प्लस 18 बचा। ठीक, देखो बराबर 0, इधर लिख लेते हैं। ठीक, ताकि दिखे आपको। देखो तो x माइनस 17 को एक कोष्टक में लिख लेते हैं। देखो x माइनस 17 को एक कोष्टक में लिख लेते हैं और ये दोनों सेम है तो इसको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं, x प्लस 18 बराबर 0। ठीक, अभी देखो दोनों को हम 0 से वो करने पर देखो
x माइनस 17 बराबर अगर हम 0 रखेंगे, x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे, देखो तो x बराबर 17 माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हुआ। x बराबर इधर प्लस उधर जाए तो 18 हो जाएगा। तो ये माइनस ऋणात्मक का कोई वैल्यू नहीं होता, ऋणात्मक की कोई वैल्यू नहीं होता। तो x बराबर 17 ये धनात्मक है। तो देखो अब हमें संख्या मालूम चल जाएगी। x बराबर हम देखो जो माना 2 क्रमागत पूर्णांक 1 17, अब x बराबर 1 17 निकला ना, तो हम यहाँ पे x बराबर 17 रख दिया, ये रखा तथा यहाँ पे 17 रख देंगे, तो 17 प्लस 1 18, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 17, ये हो गया 17 इंटू 18, ये दोनों पूर्णांक को है, यही आंसर है आपका। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखो इसको हमको कैसे हल करना है भैया, ये जो दिया है 480 किलोमीटर, ये दूरी दिया है, ठीक। दूरी दिया है, उसकी जो चाल है हमें नहीं मालूम, समान चाल, वो कुछ भी चाल से चलती है हमें नहीं मालूम, हमें उसकी दूरी दे दिया है कि वो 480 किलोमीटर अपने समान चाल से पहुंच जाती है, ठीक। ठीक है, देखो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यदि उसकी चाल जो है उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्लो चलने लगती है मान लो, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो जो दूरी जहां यहाँ पहुंचने में वो 3 घंटे का अधिक समय लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक। देखो सबसे पहले भैया हम यहाँ हल लिखते हैं, ठीक, हल, ठीक। देखो यहाँ पे हम भैया हल लिखते हैं सबसे पहले, देखो हमें चाल तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम अपने से इसको मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो उसकी दूरी जो है, जो दूरी दिया है, तो दूरी जो दिया है, क्या दिया है, 480 किलोमीटर, ठीक भैया, 480 किलोमीटर दूरी दिया है, ठीक। तो समय क्या हो जाएगा भैया, समय कितना लगेगा, तो समय जो होता है आप लोगों को पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होती है, ठीक, दूरी बटे चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो समय तो हमको दिया नहीं, तो दूरी क्या दिया है, 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 480, चाल क्या भैया, चाल तो ये लिखा है माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, तो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक भैया, समझ में आया। हाँ अभी देखो ये समझ में आया, तो अब दूसरा क्या देखो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, ठीक, चाल में कमी, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, चाल में कमी, जब चाल में जब कमी हो जाएगी, माना था x किलोमीटर घंटा चल रही थी, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, x माइनस 8, अगर कम होती है तो हम माइनस कर देते हैं, अगर बढ़ी होती है तो हम प्लस में कर देते हैं, ठीक भैया। अभी देखो ये चाल होगी, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय ले, तो दूरी क्या भैया, देखो दूरी जो है वही दिया है, क्या दिया है, 480 किलोमीटर, तब समय कितना लगेगा, देखो तब समय लगेगा, समय बराबर क्या भैया, वही होता है दूरी बटे चाल, दूरी क्या दिया है 480 अपान चाल क्या हो गई x माइनस 8 हो गया, ठीक, अभी समझ में आया। अभी देखो ये हो गया, तो क्या हुआ भैया,
दोनों समयों में अंतर, मतलब दोनों समय 3 घंटे अधिक समय लेती है पहले, अब दोनों समय में अंतर देखो, दोनों समयों दोनों समयों में अंतर, दोनों समयों में अंतर कितना है? 3 किलोमीटर घंटा, 3 घंटा का, 3 घंटा का। ठीक भैया, अभी देखो इधर बताता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। देखो 3 घंटे का दिक्स, अब ये समीकरण बन गया। देखो अब प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, पहला समय क्या है? 480/x, दूसरा समय है तो बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, देखो क्या लिखते हैं, 480/x-8 लिख लेते हैं। ठीक, अब अंतर का मतलब माइनस है तो माइनस कर लिया, क्या दिया है 480/x बराबर 3, ये बन गया समीकरण। अब ये इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, देखो तो इसको आंसर हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में, आप इसको आप समझ सकते हो। भिन्न में क्या होता है, हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसको इसको गुणा करेंगे, इसको इसको, फिर इसको गुणा करेंगे। देखो देखो भैया, तो हम इसको इसको गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 480x, ये माइनस है तो इसको क्या, देखो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, 480 इंटू x-8 हम ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक, बराबर 3 दिया है। अब देखो बटे कर लेते हैं, तिर्यक गुणा, अब इसको इसको दोनों को गुणा कर लेते हैं, x का x से जब गुणा होगा तो ये x² आ जाएगा, अब इसमें 8 में गुणा हो जाएगा तो ये 8x आ जाएगा। ठीक भैया, बराबर 3। ठीक, समझ में आया? अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 480x माइनस, अब देखो 480 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो जब क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो जब गुणा हो जाएगा 480 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा, 8 0 में 0, 8 अठाई 64 की 4, हासिल आवा 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ये हो गया 3840 बराबर, देखो ये इधर भागे में है, इधर लाएंगे तो जो गुणा में हो जाएगा बराबर, जो 3 गुणे x² माइनस 8x हो जाएगा। ठीक, ठीक भैया, देखो अभी देखो 480x, ये प्लस 480x है, ये माइनस 480, तो प्लस माइनस का इसको हम काट देंगे। ठीक, समझ रहे हो ना, माइनस से प्लस माइनस से कट जाएगा, इसका मतलब 480 ये है, 480, अगर इसको हम दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब ये कट गई, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। ठीक, अभी क्या बचा, देखो 3840 बराबर, देखो इधर क्या है, सॉरी ऐसा रूप नहीं लगाए, एक ही वैसे, देखो 3 को हम x में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 अठे, सॉरी यार इसको गुणा मत करो। ठीक, देखो ये 3 कॉमन, ठीक, देखो बराबर क्या हुआ, 3x² माइनस 8x। ठीक, समझ में आया भैया? देखो इधर ये गुणे में है, ठीक, इधर आएगा तो भाग में आएगा, भाग का मतलब इसको हम काट देते, 3 से इसको काटते हैं, देखो 3 1 कम 3, 3 2 6, हासिल और 2 जोड़ 24, 3 अठे 24, 1280, ये क्या हुआ, x² माइनस 8x। ठीक, अब ये हमारा समीकरण बन गया। देखो x² माइनस 8x, इधर प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1280 बराबर 0, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक भैया, अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमको रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी कि किस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी। ठीक, अभी देखो तो ये गुणनखंड बन गया भैया, तो हमको गुणनखंड पता है, हमको सीखा है ना कक्षा 6 7 8 में कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, ये 1280 है, हमको ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना है कि गुणा करें तो 1280 आ जाए, और उस अंकों को यदि जोड़ें या घटाएं तो 8x यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसी संख्या मेरे हिसाब से
40 और 32 मेरे हिसाब से, अगर इनको हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये टोटल 1280 आएगा। अगर 40 में से 32 घटा देंगे तो ये 8x आ जाएगा। ठीक, 8x आ जाएगा अगर घटा देंगे तो ये तुमको मैं दिखा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, समझ में आया? देखो देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस 8, सॉरी ये टूट गया ना, ये हो गया 40x माइनस प्लस 32, सॉरी एक मिनट, देखो -40x, इधर कोष्टक है, -32x माइनस 1280, ठीक, बराबर 0। ठीक भैया, अभी देखो एक्स स्क्वायर ये है, -40x ये है, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के ये प्लस में बदल गया। ठीक, तो ये 32x हो गया -1280। ठीक, अभी देखो हम इनमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक, देखो इनमें हम जब इसमें देखो एक्स स्क्वायर, इसमें हम एक्स कॉमन लेते हैं। एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स -40 बचेगा। ठीक, इसमें हम +32 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स -40 बचेगा। ठीक, समझ में आया? देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो हम इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, एक्स -40 एक कोष्टक में लिख लिया और एक्स +32 एक कोष्टक में लिख लिया। ठीक, अभी बराबर 0। ठीक भैया, देखो अभी हमको कैसे करना है, देखो एक्स -40 बराबर 0, एक्स +32 बराबर 0। ठीक, तो देखो x बराबर 40 माइनस में इधर प्लस में आ जाए, ये आ जाएगा, अब ये क्या है, x -32, तो ये ऋणात्मक है, इससे कोई हमारा कनेक्शन नहीं, ऋणात्मक की कोई वैल्यू नहीं, तो x +40 ये है आंसर हमारा। ठीक, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी रेलगाड़ी चल रही है, ये आंसर है। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में। ठीक, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो क्या, एक आयतकार है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, देखो एक आयताकार भूखंड है, मान लीजिए एक जमीन है जो आयताकार है। ठीक, ये है, ठीक, इसका क्षेत्रफल जो दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है ये 528 दिया। ठीक, 528 दिया, और इसकी लंबाई, क्षेत्रफल तो दे दिया, इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया, इसको हमको ज्ञात करने की क्या है। ठीक, समझ में आया? देखो बताता हूँ क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, देखो क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक भैया, देखो अभी क्या है, देखो माना आयत की चौड़ाई, माना भूखंड की आयत की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। ठीक, x मीटर है। ठीक भैया, देखो माना आयत की चौड़ाई x मीटर, हम इसको अपने से मान लिया, तो अब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई देखो, तो लंबाई जो हो जाएगी, तो लंबाई क्या है, देखो चौड़ाई x हो गया, तो क्या दिया, लंबाई जो दिया है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, मतलब इसके दुगने से, जब इसको दुगना कर देंगे तो जब 2x हो जाएगा। ठीक, मतलब लंबाई दुगने से एक अधिक है, तो एक अधिक मतलब एक अधिक है, ये हो गया लंबाई। ठीक, समझ में आया इतना? अभी क्या दिया है,
ठीक है, भूखंड की लंबाई, अब ये हमको लंबा चौड़ाई पता चल गया, ये लंबाई पता चल गया। अब क्षेत्रफल दिया है, देखो सूत्र होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक, ये होता है भैया, समझ में आया। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो देखो क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया, देखो आयत का जो क्षेत्रफल दिया ये दिया, तो आयत का क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दी, 528, ठीक, बराबर लंबाई क्या दिया है, लंबाई दिया है 2x + 1 दिया है, ठीक भैया, चौड़ाई क्या दिया, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या दिया, x दिया है, ठीक। अभी ये बन गया समीकरण, अब इसको हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो 528 है, 528 लिखा, ठीक भैया, देखो बराबर x को हम 2x में पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, देखो प्लस x में 1 में जब गुणा होगा तो x आ जाएगा, ठीक, अभी समझ में आया। हाँ देखो, देखो अभी क्या है, हम देखो बराबर इधर इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2x² प्लस x, इधर बराबर के इधर जो है, इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 528, अब इधर कुछ नहीं, बराबर 0, ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक भैया, ये द्विघात समीकरण बन गया गुणनखंड रूप के रूप में। अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमको गुणनखंड का मतलब होता है कि दो संख्याओं का ऐसा गुणा किया जाए कि तो गुणा करने में 528 आ जाए। सॉरी देखो इधर 2 दिए ना, तो पहले हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 8 16 की मन में करेंगे, 2 8 16 की 6 2 दूना, देखो 2 8 16 की 2 8 16 की 6, 2 8 16 की 6 2 दूना 4 1 5, ठीक, 2 पंचे 10, ये 1056 होता है, ठीक, 1056। अब ऐसे हमको दो संख्याओं से गुणा करना है, तो गुणा करने में 1056 आ जाए और जोड़ दे घटा दे तो इतना आ जाए, तो 33 गुणे 32, तो एक ऐसी संख्या है जो इनको दोनों का हम गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और 33 में से 32 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक भैया, अभी समझ में आया। हाँ देखो ये मैंने बताया, इसको हमको लिखना नहीं, ठीक, अभी देखो अभी क्या करना है, देखो तो हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x, अब देखो यहाँ पे 33 33 लिखते हैं, 33x माइनस 32x माइनस 528, ऐसे लिख लिया, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो क्या करें, ये हो गया, अभी हम इनको दोनों को कॉमन लेंगे, देखो इधर लग दिखाते तरीके, देखो 2x प्लस 33x माइनस 32x, इसमें दोनों से कॉमन लेंगे बराबर 0, ठीक, देखो 2x² प्लस 32x, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, देखो x अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा इधर, देखो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस 33 बचेगा, ठीक भैया, ये हो गया। इसमें हम माइनस 32 कॉमन जब ले लेंगे, सॉरी 32 नहीं कॉमन लेंगे, इसमें हम 16 कॉमन लेंगे, हाँ देखो इसमें हम -16 कॉमन ले लेंगे, देखो 16 का 100 दूनी 32, -16 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, 16 दूनी 32, यहाँ 2x बचेगा, ठीक, ये क्या बचेगा, 16 दूनी 32, 2x बचेगा, माइनस 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 के प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा भैया, देखो 16 कॉमन लिया तो देखो 16, यहाँ पे 16 कॉमन लिया तो 2x बचा, माइनस माइनस का प्लस हुआ। यहाँ देखो अब इसमें मतलब 16 से इसमें जब 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 16 का 16, देखो 16 से इसमें भाग करके देख लेते हैं। देखो 16 से हम 528 में जब हम भाग करके देखेंगे तो 16 16 16 दून 32, 16 तिया 48, 48 लिखा, देखो 10 12 में से 8 गया 4, ये कट गया, ठीक, ये 8 16 तिया 48, ये 33 बचा। अगर इसमें हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये 33 बचता है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 33, ठीक। अभी समझ में आया पूरा पूरा। देखो एक 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 ये दोनों बराबर है, ठीक। ये दोनों बराबर है तो हम इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, 2x प्लस 33 ये हो गया, देखो अब x माइनस 16 ये एक कोष्टक में हो गया, ठीक भैया, बराबर 0। समझ में आया। देखो अभी हम दोनों को 0 से तुलना कर, देखो 2x प्लस 33 बराबर 0 कर देंगे, x माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे, ठीक। तो देखो तुझे क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 33 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 33/2। ये ऋणात्मक है, ये हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक संख्या नहीं होती, कोई सा वैल्यू नहीं होता, ठीक। तो देखो अभी देखो x बराबर इधर माइनस इधर जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो ये हमारा x बराबर 16 आ गया, 16 मीटर, ठीक। क्या आया हमारा चौड़ाई, x क्या माने थे, चौड़ाई, चौड़ाई हमारी आ गई 16 मीटर, ठीक। ये चौड़ाई हमारी 16 मीटर है, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगी, देखो जब चौड़ाई इतना आ गया तो लंबाई हमारा क्या ये मान था 2, लंबाई देखो लंबाई, लंबाई जो हमारी थी 2x प्लस 1 थी, तो हम x की वैल्यू रख देंगे, देखो 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दून 32 प्लस 1 बराबर 33, ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक। यही आंसर है भैया, समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। उसकी आयु जो है वर्षों में जो है उसकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक। देखो अभी क्वेश्चन समझो, देखो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी, माना रोहन की आयु जो कुछ भी है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु जो है उसका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात इतना 360 हो जाएगा उन दोनों का, ठीक। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक। देखो हमें तो पता नहीं है, तो यहाँ देखो हम लिखते हैं हल, हल लिख लेते हैं भैया, ठीक। अभी देखो हल लिख लिया, हमें तो क्या रोहन की हमको आयु ज्ञात करना है, देखो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो माना माना रोहन माना रोहन की वर्तमान माना रोहन की वर्तमान आयु जो है आयु x है, ठीक, x वर्ष, ठीक। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो उसकी माँ की उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x माना देखो माना रोहन की वर्तमान आयु x, तो क्या है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की आयु यदि x वर्ष है तो उसकी माँ की क्या हो जाएगी, x प्लस 26, मतलब 26 अधिक हो जाएगा ना, ये उसकी माँ की आयु, ठीक। आगे देखो 3 वर्ष पश्चात
उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है, 3 वर्ष पश्चात। तो देखो 3 वर्ष पश्चात पुत्र और माता की आर्थिक समझ में आए भैया? 3 वर्ष पश्चात पुत्र और माता की आयु, वर्तमान आयु इतना है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 3 वर्ष और जोड़ देते हैं। देखो तो रोहन की क्या हो जाएगी, रोहन की जो हो जाएगी, रोहन की हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात वर्तमान x है तो 3 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगी, x+3, ये रोहन की हो जाएगी। ठीक, तो रोहन की माँ की क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात और हो जाएगी, तो x+26 आई है, इसमें भी +3 और जोड़ दो। ठीक, समझ में आया भैया? अभी देखो तो ये क्या हो जाएगा, x सही है और 26 3 जुड़ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 29, ये माँ की हो गई। ठीक, ये पुत्र की हो गई। ठीक, अभी क्या दिया क्वेश्चन, प्रश्न क्या दिया, पश्चात गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक, देखो इसका हम गुणनफल इनका उनके पुत्र, देखो x दोनों उम्र का गुणनफल, देखो दोनों की उम्रों, दोनों की उम्रों का गुणनफल, दोनों की उम्र का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो पुत्र की क्या है x+3 है गुणे x+29 है बराबर क्या दिया 360। ये हमारा हो गया प्रश्न हल हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, देखो अब इसको हम हल करते हैं, इसको हम देखो गुणा करते हैं, x को हम x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x को x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक, प्लस x को 29 में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 29x हो जाएगा। ठीक भैया, अब क्या बचा +3, प्लस लगाया, +3 को x में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, 29 में जब 3 को गुणा करेंगे 3 9 27 की 7 हासिल अलावा 2, देखो 3 9 27, 3 का पावर 9 9 3 27, 27 की 7 हासिल अलावा 2, 3 2 6 6 2 8, ये हो गया 87। ठीक भैया, अभी देखो अभी इसको जोड़ लेते हैं, देखो बराबर क्या है 360। ठीक, अभी इसको जोड़ लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, x ये है, देखो चर वाली को जोड़ लेते हैं, देखो 29x + 3x, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 29 3 32x हो जाएगा, 32x हो जाएगा प्लस 87 हो जाएगा। इधर ये बराबर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 बराबर 0। ठीक, अभी देखो इधर लगाते हैं। ठीक, अभी देखो देखो क्या है, अब इसको देखो x लिखते हैं, x² है प्लस 32x है प्लस, देखो प्लस माइनस का माइनस हो गया, मतलब 360 में से 87 को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। देखो 10 में से 7 गया 3 बचेगा। ठीक, 10 में से 7 गया 3 बचेगा। अभी क्या बचा 6, ये क्या बचा 5 5 जब 8 तो 15 में से 8 गया, ये बचा 7। देखो ये 6 था, ये इधर हासिल गया तो ये 5 हुआ, 5 5 एक हासिल इसीलिए जब 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो ये बचा 7। अब ये क्या बचा 2। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर 0, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक भैया,
ये हमारा द्विघात समीकरण और गुणनखंड बन गया। अब इसको गुणनखंड को हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी देखो अभी ये गुणनखंड बन गया। गुणनखंड तो समझते हो ना, 273 है। 2 से 73 को हम ऐसे दो संख्या से गुणा करें कि गुणा करने में 273 आ जाए, 273 आ जाए, और जोड़ने और घटाने में क्या आ जाए, जोड़ने और घटाने में 32 आ जाए। तो मेरे हिसाब से देखो 39 गुणे 7 को अगर हम गुणा कर देंगे तो 273 आ जाएगा। तो इतना 39 में से हम 7 घटा देंगे, अगर 39 में से हम 7 घटा देंगे तो ये 32 आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चेक कर देता हूँ। देखो क्या है, देखो अगर हम 39 गुणे 7 कर देंगे तो जो हमारा आ जाएगा 273 आ जाएगा। ठीक, अब 39 माइनस 7 घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 32। तो ये हमारा गुणनखंड बन गया। ठीक भैया, अभी देखो एक्स स्क्वायर है प्लस, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं 39 एक्स लिख सकते हैं। अब घटा देंगे तो -7 एक्स हो जाएगा, -273 बराबर 0। ठीक, देखो अब इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें हम x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, देखो x प्लस 39 बचा, इसमें हम -7 कॉमन लिया तो क्या बचा x, माइनस माइनस का प्लस 39 ही बचेगा। ठीक, 7 कॉमन लेंगे, 7 का अगर कॉमन लेंगे तो 39 बचेगा, तो x प्लस 39 देखो बराबर 0। देखो ये दोनों बराबर है तो हम इसको एक कोष्टक लिख लेते, x प्लस 39, एक कोष्टक में x माइनस 7 लिख लेते हैं बराबर 0। ठीक, आगे देखो भैया, तो क्या हुआ, x प्लस 39 बराबर हम 0 कर लेते हैं, x माइनस 7 बराबर हम 0 कर लेते हैं, 7 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक, तो अभी देखो हम इसको देखो x का अगर हम करेंगे तो प्लस इधर भेजेंगे तो 39 हो जाएगा, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये -39 निकलेगी, इधर है प्लस तो इधर है, तो इसको देखो x बराबर इधर माइनस इधर प्लस में, तो ये 7 में आ जाएगा। तो आपको मैं पहले भी बताया है कि ऋणात्मक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये क्या है, x बराबर 7 वर्ष। ठीक, ये रोहन की आयु 7 वर्ष, रोहन की आयु है। ठीक, रोहन, तो 7 वर्ष उसकी रोहन की आयु हो गई। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना था, 7 वर्ष हो गई। और उसकी माँ का भी बता देते हैं, माँ का क्या हो जाएगा, देखो हम माना था माँ की क्या थी, x प्लस कहाँ किधर गया, 26 वर्ष बड़ी थी। देखो ये, तो अगर हम x बराबर हम 7 रख देंगे, माँ की आयु जो थी x प्लस 26 थी। ठीक, तो x बराबर हम 7 रख देंगे प्लस 26 रख देंगे, तो 7 6 13 के 3 2 3 33 वर्ष। रोहन की आयु 7 वर्ष, उसकी माँ की आयु 33 वर्ष वर्तमान में। ठीक, समझ में आया भैया, यही आंसर है, यही टोटल आंसर है हमारा। ठीक।